नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर बाय पीटीज आईएएस एकेडमी। आज हम 17 जून 2021 के हमारे सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स और करंट अफेयर्स की पढ़ाई करेंगे। तैयार हैं आप सभी? चलिए शुरू करते हैं। यह हमारा इस सीरीज़ का चौथा सेशन है। जो हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें सारे सेशंस लाइंड अप हैं, वो लिंक भी हमने नीचे दी है कमेंट्स में, देखकर हमारी सारी प्लेलिस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप दैट यू आर बेनिफिटिंग एंड यू विल कंटिन्यू टू बी सपोर्टिव। प्यारे साथियों, ये सीरीज़ हमने सीरियस यूपीएससी और पीएससी एस्पायरेंट्स के लिए ही बनाई है। आपका इसमें काफ़ी समय बचेगा और सिंपल तरीके से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हम आपको बताएंगे। अपनी नोटबुक बना लीजिएगा और उसमें अपने हिसाब से भी नोट्स अलग से लिखिए। आज का जो हमारा पहला एडिटोरियल है वो आज के हिंदू अखबार से ही है। और क्या कहता है ये एडिटोरियल? डिसेंटिंग विद गवर्नमेंट इज नॉट क्रिटिसिज्म। सरकार से असहमति रखना, विरोध प्रदर्शन करना, इसका अर्थ ये नहीं कि आप आतंकवादी हैं। टेरराइजिंग डिसेंट, ये इसका टाइटल है। टेरराइजिंग डिसेंट का मतलब ये है कि काफ़ी अच्छा वर्ड प्ले किया है एडिटर ने कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें ही टेरराइज कर दो, मतलब उनको ही आतंकित कर दो कि तुम्हारा विरोध प्रदर्शन आतंक है। यह वर्ड प्ले है। Authorities have used the UAPA anti-terror law against many whose regular bail cannot be granted statutorily। तो भारत में जो आज की तारीख में आतंकवाद विरोधी कानून है वो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसमें भी हाल ही में बहुत बड़े संशोधन 2 साल पहले हुए थे। तो भारत की जो अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि सरकारें हो गई, पुलिस व्यवस्था हो गई, वो लोग ऐसे कई लोगों के खिलाफ यूएपीए के कानून का इस्तेमाल कर रही हैं, उसकी धाराएं लगाकर उनको जेल में डाल रही हैं। एक ऐसा कानून जिसमें वैधानिक रूप से ही रेगुलर बेल जो मिल जाती है दूसरे अपराधों में आईपीसी की धाराओं में, वो इसमें नहीं मिलती। और सुप्रीम कोर्ट के 2019 के एक आदेश के मुताबिक एविडेंस एग्जामिनेशन जो ट्रायल कोर्ट होता है वो बेल की स्टेज पर नहीं करता। इसी वजह से लोग कई महीने और कुछ लोग तो कई सालों तक जेलों में बंद हैं। उनका ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है और हो सकता है ट्रायल शुरू हो तो पहली या दूसरी हियरिंग में जज बोले कि ये तो केस ही गलत है, तो उनकी जिंदगी के कई साल खत्म होंगे। ये ऑथर का कहना है। द फर्स्ट ब्रेक, तो ये जो एक पैटर्न बन गया है भारत में, इसमें जो पहला परिवर्तन आया है वो जून में आया। कब आया? जब दिल्ली न्यायालय ने, दिल्ली के उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने, कितने हैं भारत में टोटल हाई कोर्ट बताइएगा, और भारत का पहला हाई कोर्ट कहाँ पर और किसने स्थापित किया था? तो जो दिल्ली का उच्च न्यायालय है उसने हाल ही में 3 छात्र एक्टिविस्टों को जो जेल में पड़े थे ऑलमोस्ट 1 साल से, 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों के मामले में, उनको बेल दे दिया। और उसके बाद जो ऑर्डर जारी किया दिल्ली के हाई कोर्ट ने, उसमें उसने एक डिस्टिंक्शन क्रिएट किया कि भाई जो लोग सरकारी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, मोर्चे निकाल रहे हैं, लोगों को एकत्रित कर रहे हैं और डिसेंट हैं, वो सरकार के खिलाफ खड़े हैं, वो और जो लोग भारत की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। पहले ग्रुप के जो लोग हैं वो पॉलिटिकल डिसेंटर्स हैं, दूसरे ग्रुप के जो लोग हैं वो क्रिमिनल्स और टेररिस्ट होते हैं, और इन दोनों को आप इस तरह से मिक्स ना करें। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला पुलिस को। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट दिल्ली पुलिस ने ऐसे कई लोगों के खिलाफ लगाया है, सैकड़ों लोगों के खिलाफ, जिन्होंने, जो अभी अभी नया कानून संसद से बना था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उनके विरोध में प्रदर्शन जो लोग कर रहे थे या जो प्रदर्शन को ऑर्गेनाइज कर रहे थे वाया सोशल मीडिया। तो इसकी जो धारा है 43D5, उसमें अगर जो ट्रायल कोर्ट है उसको पहले लेवल पर भी अगर ये सिर्फ लग जाए कि भाई, मतलब उसको जो जज वहाँ बैठे हैं उनको अगर मन से ऐसा लगे कि नहीं पुलिस ठीक बोल रही है, ये व्यक्ति आतंकवादी होगा, मतलब प्राइमा फेशी भी अगर वो ट्रू लगता है, तो वो व्यक्ति को बेल ही नहीं मिलेगी। और बेल नहीं मिलने का भारत में मतलब होता है कि आप कई सालों तक जेल में सड़ जाओगे, क्योंकि इतना ओवरलोडेड है जुडिशरी सिस्टम कि आपका नंबर आते आते सालों लगेंगे और तब तक कोई सुनवाई नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया। अब ये हम जून की बात कर रहे हैं 2021 की, कि जो ट्रायल कोर्ट है, बेल कोर्ट है, अगर वो चाहे तो वो एविडेंस देख सकता है ये चेक करने के लिए कि मूल रूप से सत्य क्या है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत बड़ा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाएगा। और इसीलिए आज के बाद से महज इस तथ्य से कि यूएपीए की धाराएं लगा दी गई हैं
तो जो सरकारी वकील होंगे यानी कि प्रोसिक्यूशन जो होगा अभियोजन पक्ष, वो इनविंसिबल नहीं हो जाएगा। आज तक की फीलिंग क्या थी कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर यूएपीए की धाराएं लग गई हैं तो अब तो प्रोसिक्यूशन को कोई टच भी नहीं कर सकता, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हाईकोर्ट ने यह कहा कि ये जो 3 छात्रों की बात हो रही है इनके ऊपर तो टेररिज्म के प्रत्यक्ष चार्जेस तक नहीं लगाए गए हैं, तो फिर ये यूएपीए के चार्जेस गलत ही होंगे ना। तो अब आपको हम बेल देते हैं जब तक आपका ट्रायल समाप्त ना हो। अब उसमें क्या हुआ है कि 740 से ज़्यादा प्रोसिक्यूशन ने विटनेसेस खड़े किए हैं। इसका मतलब ये केस तो कई सालों तक चलना है, तो बेल दे दो। उसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जो दंगे होते हैं ये राष्ट्र की सुरक्षा का मामला नहीं होते, ये पब्लिक ऑर्डर का मामला होते हैं, तो इसमें तो यूएपीए लग ही नहीं सकता है। आपको समझ में आ गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप डिसेंट को मारने के लिए स्टेट ने क्या किया, उसने राइट टू प्रोटेस्ट यानी विरोध प्रदर्शन का जो अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी संवैधानिक रूप से जो आपको प्रत्याभूत किया गया है, उसको उसने आतंकवादी गतिविधियों के साथ मिक्स कर दिया। ये एक बहुत ही गंभीर ऑब्जर्वेशन है। Delhi police appealed against the order at the Supreme Court because many other activists too are caught on charges of terrorism. तो दिल्ली पुलिस ने इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तुरंत दाखिल कर दी अपनी अपील, क्योंकि ऐसे अभी बहुत सारे लोग छूट जाएंगे अगर दिल्ली हाईकोर्ट, और नेचुरली बाकी लोग इसी को अपना एक ढाल बनाकर फिर से अपील करेंगे। तो ये था हमारा आज का पहला एडिट। इसकी समरी आप भी जरा कॉमेंट हेड में निकाल दीजिए दोस्तों। और टाडा और पोटा इन कानूनों के बारे में अगर सुना है तो आपकी राय बताइए। आज का हमारा दूसरा एनालिसिस शुरू कर रहे हैं। इटालियन मरीन्स केस क्लोज्ड फाइनली। तो एक ऐसा मामला जो बहुत सालों तक भारत में राजनीतिक रूप से बहुत ही गर्म रहा, वो फाइनली क्लोज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इटली के जो 2 मरीन्स हैं, यानी जो उनकी मर्चेंट शिप के ऊपर असॉल्ट राइफल लेके चलते हैं, एनरिका लेक्सी नाम की एक मर्चेंट शिप भारत के कंटिगुअस क्षेत्र में थी, और उस पर उनको लगा था कि केरल की जो फिशिंग बोट्स वाले आए हैं, बिल्कुल सोमालिया के जैसे पायरेट्स होते हैं, तो सेंट एंटनी नाम की एक बोट के ऊपर जब केरल के तट के पास आए थे तो इन 2 लोगों ने गोलियां चला दी थी, और उसमें 2 केरल के फिशरमैन जो हैं बहुत ही बुरी मौत मरे थे। और जब ऐसा हुआ तो उनकी दलील ये थी कि हमको लगा ये समुद्री डाकू हैं जैसे सोमालिया के होते हैं, तो हमने तो बचाव में किया। लेकिन केरल की पुलिस उस जहाज पे चढ़ गई, एनरिका लेक्सी पे, और इन दोनों को घसीट के केरल की जेल में बंद कर दिया। 9 साल हो गए इस बात को। उस वक्त यूपीए की सरकार थी, आज एनडीए की सरकार है। उस वक्त 2014 का लोकसभा चुनाव होने वाला था। हमने काफ़ी क्लोज इस चीज़ को उस वक्त ट्रैक किया था। आप में से कई हो सकता है उस समय बहुत ही यंग रहे हों, शायद याद नहीं हो आपको अखबारों में। हमने उसको काफ़ी क्लोजली ट्रैक किया था, पढ़ाया था स्टूडेंट्स को, इसलिए थोड़ा याद है। 9 साल पहले जब ये केस हुआ था उस वक्त ये राजनीतिक रूप से बहुत गर्म हो गया था, क्योंकि इसमें इटली इन्वॉल्व था ना, तो कांग्रेस के साथ उसको जोड़ दिया गया था कि वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मामला ही पूरा पॉलिटिकल हो गया था। आज 9 साल हो गए, सारे केसेस औपचारिक रूप से अब बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि अब इसमें क्रिमिनल ट्रायल को आगे नहीं चलाया जा सकता। और ये 10 करोड़ का इटली से कंपनसेशन आ गया, 2 परिवारों को 4-4 करोड़, और सेंट एंटनी बोट के मालिक को 2 करोड़ दे दो। 2020 में हुआ यह था कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होता है, पीसीए, जो बेसिकली यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो समुद्रों को कंट्रोल करता है, उसका अपना कोर्ट है पीसीए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। उसने 2020 में यह आदेश दिया था कि ये जो इटली के दोनों मरीन्स हैं उनको भारतीय कानून के खिलाफ इम्यूनिटी प्राप्त है, क्योंकि वो तो इटली के बिहाफ पर एक्ट कर रहे थे। तो इनको आप भारत के कोर्टों में कैसे घसीट सकते हो? इन दोनों को पनिश करना क्रिमिनल ट्रायल के तहत बहुत भारत के लिए मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि क्या उनकी गिरफ्तारी कानूनी रूप से वैध थी? इस पर अंतर्राष्ट्रीय सवाल उठ गए। क्या इनकी ट्रायल का लोकेशन वैध था? इस पर सवाल उठ गए। और जिन कानूनों को इन्वोक किया गया ट्रायल के लिए, क्या वो कानून सही इन्वोक भी हुए थे? इस पे भी सवाल। तो बेसिकली ये पूरा मामला पहले राष्ट्रवादी बन गया कि भारत के लोग मर गए, इटली वालों ने मार दिया, उसमें ये उलझ गया। तो सही रास्ता पकड़ पाना पुलिस के लिए और सरकार के लिए बहुत मुश्किल होता चला गया। इटली ने पहले ही महीने में कंपनसेशन ऑफर कर दिया था और ये बोला था कि ट्रायल इटली में होना चाहिए। आज 9 साल के बाद
वही हो रहा है, उनसे कंपनसेशन लेके ट्रायल इटली शिफ्ट हो रहा है। जो ये इटालियन मरीन्स थे, ये कंटिगुअस जोन में थे जहां उन्होंने फिशरमैन को गोली मारी थी और भारत ने उनको धर दबोचा था और उनको प्रोसिक्यूशन के लिए पकड़ा था। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि ये बिल्कुल वैध है, लेकिन फिर इंटरनेशनल लॉ में वो अवैध हो गया। उसके बाद जिस एक चीज़ ने पूरा खेल बिगाड़ दिया, एनआईए ने एक एंटी पायरेसी कानून है भारत का, उसमें सजाए मौत का प्रावधान है। सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन एंड फिक्स्ड प्लेटफॉर्म ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट 2002। तो जब ये कानून इन्वोक हुआ तो यूरोप में शॉक की लहर दौड़ गई। इटली वाले चिल्लाने लगे कि आप इनको क्या सजाए मौत दोगे, और इस वजह से पूरी गाड़ी पटरी से उतर गई। तो इससे हमको एक बहुत बड़ा सबक ये मिलता है कि इतने जटिल अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पहली बात तो ये कि कानून एकदम सही लगाया जाना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि डिप्लोमेसी यानी कूटनीति को पैरेलल में परस्यू करना चाहिए। आगे समझ में? चलिए इसकी समरी कमेंट हेड में फटाफट निकाल के लगा दीजिए। तीसरा हमारा एनालिसिस है भारत सरकार का दावा कि रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लो आए हैं, मतलब भारत की इकोनॉमी रिकवर हो रही है। तो किस तरह का एफडीआई आया है और क्या इससे वाकई इकोनॉमिक रिवाइवल होगा? ये पैसा आखिर किसके पास आया है? आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। बहुत बढ़िया एनालिसिस है। रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लोस, यस नो। रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लोस, यस। कॉज फॉर सेलिब्रेशन, नो। देखते हैं। देखिए, भारत सरकार ने कहा है कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश 81.7 बिलियन डॉलर भारत में आ गया, पिछले साल से 10% ज्यादा। जिसमें से जो इक्विटी कंपोनेंट है यानी शेयरों में डलने वाला पैसा, वो 61.4 बिलियन था, पिछले साल से 19% ज्यादा। तो मेन जो 81.7 बिलियन आया है उसमें से कंपनियों की शेयर कैपिटल में जो पैसा आया है वो 61 बिलियन आया है। और सरकार ने कहा है कि ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि हमने एफडीआई की नीति में सुधार किया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बहुत आगे निकल गए हैं। दोनों ऑथर कहते हैं कि भैया यहाँ पे सच्चाई जो है, जो आरबीआई के डिसएग्रीगेटेड डेटा से पता चलती है। डिसएग्रीगेटेड डेटा का मतलब होता है जब आप एकदम पॉइंट वाइज बारीकी से बताते हैं हर ट्रांजैक्शन लेवल पर जाके कि ये पैसा किसको गया, ये किसको गया, ये किसको गया, ये, तब आपको पता चलता है कि पैसा दरअसल आया किस लिए था। तो ऑथर कहते हैं कि जो सच्चाई है वो एक्चुअली जो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं उससे थोड़ी सी अलग है। आरबीआई का डेटा ये बताता है कि द नेट ऑफ रिपैट्रिएशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब जो टोटल एफडीआई है उसमें से अगर आप रिपैट्रिएशन और डिसइन्वेस्टमेंट हटा दो, ये क्या होता है? रिपैट्रिएशन यानी भारत में जो एमएनसी कंपनियां काम कर रही हैं वो अपने घरेलू देश में अपने हेड ऑफिस को कितना पैसा भेजती हैं, तो भारत से पैसा बाहर चला जाता है। और डिसइन्वेस्टमेंट यानी उन्होंने भारत में अपनी शेयर होल्डिंग को बेच के वो बाहर आ गए। अगर आप टोटल एफडीआई में से इन दो को माइनस कर दो तो एफडीआई 2020-21 का जो है वो कंपेयर टू 2019-20 बढ़ा नहीं है 10%, बल्कि 2.4% कम हो गया है, क्योंकि रिपैट्रिएशन और डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो 27 अरब हो गए। तो इनफैक्ट एफडीआई नेट गिर गया है, बढ़ा नहीं है। दूसरी बात, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो प्योरली स्टॉक मार्केट में होता है, बॉन्ड मार्केट में होता है, वो 38 बिलियन डॉलर्स हो गया। अब ये इतना बड़ा फिगर है, और आप जानते हैं हॉट मनी कहते हैं एफपीआई को, क्योंकि इसमें कोई कमिटमेंट तो होता नहीं है। लीगली वो लोग चाहें तो 24 घंटे में पैसा बाहर निकाल सकते हैं। तो हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, लेकिन जो टोटल फ्लो आया है उसमें एफपीआई इन्वेस्टमेंट आपका 38 बिलियन का आया है। तो ये दोनों फैक्टर्स अगर आप रिपैट्रिएशन और डिसइन्वेस्टमेंट को देखते हैं, लॉन्ग टर्म एफडीआई आउट ऑफ इंडिया प्लस स्पेक्युलेटिव एफपीआई कैपिटल, इससे इकोनॉमिक रिकवरी तो होने ही नहीं वाली है ना। भारत में इकोनॉमिक रिकवरी के लिए तो जमीन पे फैक्ट्रियां लगनी चाहिए और लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि 54% ऑफ टोटल इक्विटी इनफ्लो, अब इक्विटी इनफ्लो जो आया वो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, 61 बिलियन डॉलर आया पहले पॉइंट में देखिए। उसका 54% जो है इनका कहना है वो रिलायंस ग्रुप की कंपनियों में चला गया, और रेस्ट इनटू सम अदर। जियो को इंडियन कंट्रोल्ड आज भी बोला जा रहा है, जबकि उसमें 2 अमेरिकन कंपनीज का 18% का शेयर अब हो चुका है, गूगल और फेसबुक को। तो इसका मतलब बहुत सारा पैसा जो आया वो प्योरली शेयर्स एक्विजिशन का आया। तो रिलायंस जियो में जो एफडीआई इनफ्लो आया है ये जमीनी स्तर पर नई फैक्ट्रियां लगाने और नए जॉब्स के लिए नहीं आया है, इकोनॉमिक रिकवरी के लिए नहीं आया है। ये रिलायंस के अंदर शेयर एक्विजिशन के लिए आया था, जैसा कि दूसरे बहुत सारे एफडीआई ट्रांजैक्शंस में भी हुआ है। और अगर आप
आरबीआई का डेटा ध्यान से देखें, ऐसा ऑथर्स का दावा है, तो ये समझ में आता है कि पिछले कुछ सालों में भारत की बहुत सारी कंपनियों को विदेशियों ने टेक ओवर कर लिया है। जैसे कि स्नाइडर इलेक्ट्रिक ने एल&टी के इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन बिजनेसेस में मेजॉरिटी कर ली है। ये सारे जो इन्वेस्टमेंट्स कहला रहे हैं, दरअसल ये तो केवल प्योर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स चल रहे हैं भारत में, विदाउट क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट्स। तो ऐसे एफडीआई से इकोनॉमिक रिकवरी नहीं आने वाली। और जो टोटल एफडीआई आया है उसमें से मैन्युफैक्चरिंग में केवल 17.5% आया है। आरबीआई ने दरअसल ये बात अपनी अप्रैल में जो जारी हुई थी एनुअल रिपोर्ट, आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर भी चेंज हो गया है, तो हमें कमेंट में बताइए आरबीआई का नया फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। उसने अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी ये बोला था कि एफडीआई के इनफ्लो तो बहुत अच्छे आए, लेकिन बड़े बड़े शेयर सौदों की तरफ इनका झुकाव ज्यादा रहा, इसलिए ये ढांचागत रूप से कमजोर हैं। क्योंकि जो टॉप 5 शेयर डील्स हुई हैं उसी में टोटल एफडीआई का 33% आ गया। तो ये है एफडीआई का जो एक्चुअल मीनिंग है इस साल का। और अगर आप उनको हटा दो तो टोटल फिगर तो एकदम से गिर जाएगा। 80% इनफ्लो जो आए हैं वो सर्विसेज सेक्टर में गए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज को 47% मिला, क्योंकि आरबीआई ने जियो को ऐसे ही क्लासिफाई करके रखा है। नॉन एक्विजिशन रिलेटेड इनफ्लोज इनटू मैन्युफैक्चरिंग वो बहुत कम रहे। मतलब विनिर्माण क्षेत्र में सिर्फ शेयर खरीदने के लिए नहीं, बल्कि जमीन पर ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड फैक्ट्रीज लगाने के लिए जो आया है वो तो केवल $6 अरब ही आया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भारत सरकार का खुद का जो एक बड़ा अच्छा विजन है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसमें अब भारत सरकार कोशिश कर रही है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारे जीडीपी के केवल 15% पे अटका हुआ है, ऑलमोस्ट 10 सालों से आगे ही नहीं बढ़ रहा है, और जिसमें पिछले 5 सालों में जॉब्स आधे घट के रह गए, 50% डाउन हो गए, उसके लिए भारत सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आई है। लेकिन अगर 2020-21 का डेटा हम देखें तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, वो दूसरी चीजों में आया है। समझ में आ गया आपको? तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस। तो इसका आप भी जरा एक बार छोटी सी समरी कमेंट हेड में लिख दीजिएगा। साथियों, हमारे बहुत प्यारे प्रोग्राम्स हैं करंट अफेयर्स के लिए, जीएस के लिए, सीए बूस्टर प्रीमियम और पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 आप 1 महीने ट्राई करके देखिए, उसके बाद आप उस कोर्स को छोड़ ही नहीं पाएंगे। और आप अगर इन कोर्सेज में आज ज्वाइन करते हैं, यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा है, या मेरी पीटी की साइट पर भी आ सकते हैं। आप एक बार आ जाएंगे तो आपको सीए बूस्टर में आज की तारीख में 250 सेशन ऑलरेडी वहां अवेलेबल हैं और उसके आगे से पढ़ाई करनी है। और पावर ऑफ 10 में 52 सेशंस अवेलेबल हैं। तो आपके लिए तो वैल्यू फॉर मनी पहले दिन से हो जाती है। बेधड़क आओ, ज्वाइन करो और आपको बहुत मजा आएगा। आज का चौथा एडिटोरियल, राइट कूलिंग अप्रोच फॉर इंडिया। भारत में अब हम क्लाइमेट मिटिगेशन में बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जिस एक चीज़ पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं वो ये कि भारत के करोड़ों घरों में जिस तरह के एयर कंडीशनर्स आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, क्योंकि करोड़ों 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 एसी लगने वाले हैं। तो भारत का क्लाइमेट चेंज का पूरा डिस्कशन एयर कंडीशनर्स के आसपास ही है और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इन द सेंस ऑफ सर्वेज, रिसर्च, बिहेवियर एनालिसिस एक्सेट्रा। 1990 से भारत में 660 हीट वेव्स आ चुकी हैं, 12,000 मौतें हो गई हैं। और क्योंकि दुनिया का तापमान बढ़ रहा है तो हीट वेव्स भारत में बढ़ेंगी। इसीलिए हर घर में और हर फैक्ट्री में और हर ऑफिस में ज़्यादा एयर कंडीशनर्स लग रहे हैं, क्योंकि लोग उसके बिना प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे कूलिंग डिवाइसेस बढ़ेंगी, भारत दुनिया का कूलिंग डिवाइसेस एनर्जी यूज़ करने वाला नंबर 1 देश बन जाएगा। अगर इसको हमने खराब एयर कंडीशनर से किया, मतलब स्टार रेटिंग में एकदम लो रेटिंग वाले, तो भारत का क्लाइमेट चेंज का प्रयास भी अपने आप ही विफल हो जाएगा, क्योंकि लोग ही इतना जीएचजी एमिट कर देंगे कि फिर सरकार क्या करेगी। और इसकी जो लड़ाई है वो हमारे घरों में है, क्योंकि कूलिंग नीड्स वर्सेस पोटेंशियल एमिशन का जो ट्रेड ऑफ है वो तो वहीं हो रहा है ना। इंपॉर्टेंट टू फाइंड डिटेल्स ऑन व्हाट कूलिंग अप्लायंसेस इंडियंस आर यूजिंग। सर्वेज ने ये बताया कि इवन होमोजीनियस कम्युनिटीज में भी बहुत फर्क रहता है, लोग किस टेम्परेचर पे चलाते हैं, एसी है कि फैन है कि कूलर है, कितने घंटे यूज करते हैं और कौन सा प्रिफर्ड टेम्परेचर वो सेट करके रखते हैं। क्योंकि हर 1 डिग्री का टेम्परेचर जो आप बढ़ाते हैं, मतलब ठंडा करने के लिए सेट पॉइंट टेम्परेचर में, उससे 6% एनर्जी सेविंग होती है। तो आपने अगर 23 से 24 डिग्री कर दिया एसी को तो आपकी एनर्जी 6% बच जाती है। तो लोगों को तो हमें ट्रेन करना पड़ेगा ना, बिहेवियर ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। परचेज डिसीजंस में एनर्जी एफिशिएंसी पे भारत के हाउस होल्ड ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट 88% कूलर जो घर में लगे हुए हैं, एसी नहीं कूलर, वो लोकली बने होते हैं। तो अगर लोकली बने हैं तो उसके अंदर तो फिर बहुत ही ज़्यादा कूलिंग एफिशिएंसी बहुत मतलब कम होती है, उसका कोई सिस्टम नहीं होता है। वेरी फ्यू एक्चुअली बाय अ 5-स्टार रेटेड एयर कंडीशनर।
लो कार्बन अप्रोच ऑफ लार्ज स्केल कूलिंग इन इंडिया का मतलब होगा कि हमें लोगों को एफिशिएंट डिवाइसेस खरीदने के लिए मोटिवेट करना होगा। उसके लिए उनको सब्सिडीज भी देनी पड़ेंगी। भारत सरकार का मैंडेटरी स्टार लेबलिंग प्रोग्राम जो चल रहा है एसी और फ्रिजेस के लिए, उसके बारे में लोगों को जानकारी देके मोटिवेट करना पड़ेगा कि 4 या 5 स्टार ही खरीदो। बेस्ट रेट क्योंकि महंगे होते हैं तो भारत सरकार को एडॉप्शन सब्सिडी देनी ही पड़ेगी। आज की तारीख में हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अभी तक भारत में व्यापक स्तर पर एयर कंडीशनर्स, कूलर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन बिहेवियर हुआ नहीं है। अगले 10 सालों में होगा तो इसे हम यहां से उठा सकते हैं और चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। बहुत ही अलग तरह का था ये एडिट, इसलिए मैंने सोचा ये तो लेना ही चाहिए। क्या लगा आपको इसके बारे में बताइए दोस्तों, और पेरिस क्लाइमेट डील किस हद तक सफल होती दिख रही है वो भी हमें ज़रूर बताइए। इंडिया टू लॉन्च डीप ओशन मिशन, ये आज की हमारी 5वीं खबर है। 4 एडिट थे, अब हम आपके साथ 2 खबर डिस्कस करेंगे। भारत ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए ये बोला है कि हमें जो यूएन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का ओशन बेड अलॉट किया है कि आप वहां जाके माइनिंग कर सकते हो पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स की, जिसमें आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट होते हैं। तो इस 75,000 वर्ग किलोमीटर के सी बेड के लिए भारत अब तैयारी कर रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर भारत ने ढंग से कर लिया तो वहाँ मिलने वाले जो ये सब मिनरल्स होंगे वो भारत की अगले 100 साल की एनर्जी नीड को ही पूरा कर देंगे। तो इसीलिए भारत बहुत एक्साइटेड है। तो भारत अपना डीप ओशन मिशन लॉन्च कर चुका है। इसमें एक ऐसा सबमर्सिबल यानी डूबने वाला व्हीकल बनाया जाएगा। गोल होते हैं ऐसे व्हीकल्स, अंदर जाते हैं और 6,000 मीटर तक नीचे चला जाएगा प्रेशियस मेटल्स को खोजने के लिए। 4,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। इसके 6 कंपोनेंट हैं। पहला है क्रूड सबमर्सिबल विद टूल्स एंड सेंसर्स विथ इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के लिए। दूसरा क्या है, डेवलपिंग ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज। तीसरा क्या है, सर्चिंग फॉर डीप सी फ्लोरा एंड फौना। चौथा क्या है, एक्सप्लोर पोटेंशियल हाइड्रोथर्मल मिनरल। पांचवा, डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन फॉर ऑफशोर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन डीसैलिनेशन प्लांट्स। और छठा क्या है, ग्रूमिंग एक्सपर्ट्स। तो भारत सरकार इन 6 पिलर्स पर आधारित डीप ओशन माइनिंग मिशन लेकर आ रही है। बहुत बहुत बधाई। और जाते जाते आज की आखिरी खबर, प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट पुतिन की ग्रेट पावर मीटिंग कंडक्ट हुई। ये 1 घंटे के लिए चली 16 जून को। पुतिन को फरवरी मार्च में जो बाइडेन ने किलर बोला था। उसके बाद क्या हुआ, रिश्ते एकदम ठंडे हो गए। उन्होंने तो खुल के बोल दिया था ना कि भाई ये आदमी हत्यारा है, क्योंकि एलेक्सी नावाल्नी पर इस तरह का नर्व गैस एजेंट का हमला और बहुत सारे लोगों का मरना, तो बाइडेन ने तो खुल के बोल दिया था। उसके अलावा बाइडेन इस बात से भी बहुत भड़के हुए थे कि किस तरह से अमेरिका के चुनावों में, 2016 के चुनावों में खासतौर पर आरोप खुल के लगे थे कि रशिया ने बहुत इंटरफियर किया था और वो ट्रम्प के फेवर में गया था। तो इसके बाद से क्या हुआ था, रूस और अमेरिका ने अपने अपने राजदूतों को अपने घर वापस बुला लिया था। अब उसको फिर से ठीक किया जा रहा है। तो एक बड़ा अनईजी और ऑकवर्ड इंटरेक्शन चल रहा है। और रशिया क्योंकि यूरोप में बहुत जोर आजमाइश कर रहा है, तो इसलिए अमेरिका ने अभी जो अपना न्यू अटलांटिक चार्टर है उसको रिन्यू भी किया, नेटो के साथ रिश्तों को रिन्यू किया, G7 के रिश्तों को रिन्यू किया, रीइन्विगोरेट किया, क्योंकि रशिया को चेक में रखना है तो ज़रूरी है। साथ ही साथ रशिया को चाइना की ऑर्बिट से निकाल के अपनी तरफ लाना है, उसके लिए भी ज़रूरी है। तो ये थी आज की हमारी सारी एनालिसिस। कैसी लगी आपको? उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ 6 और 8 जुलाई को शुरू होने वाले कॉम्बो कोर्सेज में आएंगे। आपको बहुत अच्छे लगेंगे कोर्सेज। जानकारी लीजिए, एनरोल कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही। अब हम कल आपसे फिर भेंट करेंगे। साथियों, कृपया सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें। नमस्कार, जय।